नमस्कार, मैं हूं शिवम और आप देख रहे हैं एडुडिक्ट्स। पिछले वीडियो में हमने वृद्धि और विकास के संबंध को देखा था और आज इस वीडियो में हम विकास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू देखने जा रहे हैं, जो है समाजीकरण यानी कि सोशलाइजेशन। इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं ये जानेंगे, कौन कौन से एजेंट्स यानी कि कारक होते हैं वो जानेंगे और कौन कौन सी थ्योरीज महत्वपूर्ण है इसके बारे में उन्हें जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि समाजीकरण का अर्थ क्या होता है, सोशलाइजेशन का मीनिंग क्या है। हर एक समाज का अपना कुछ नियम होता है और कुछ मानक होते हैं, तो इन्हीं नियमों और मानकों को आत्मसात करने की प्रक्रिया समाजीकरण कहलाती है। कोई भी बच्चा जिस समाज में बड़ा होता है, उस समाज के नियमों एवं मानकों को वो भली भांति समझ सके, तो ये जो प्रक्रिया होती है उन नियमों को समझने की, उन्हें आत्मसात करने की, अपने व्यवहार में उतारने की, इस प्रक्रिया को समाजीकरण कहते हैं। और ये नेचुरली हर व्यक्ति के साथ होता है। समाजीकरण के द्वारा स्वयं तथा बाहरी दुनिया के बारे में हमारी धारणा और हमारे व्यवहारों का निर्माण होता है। यानी कि ये जो प्रोसेस है सोशलाइजेशन का, इसके द्वारा हम अपने बारे में अपनी धारणा बनाते हैं कि हम क्या हैं, हम कैसे हैं, और बाहरी दुनिया के बारे में जो हमारी धारणा है, ये दोनों धारणाएं स्वयं के बारे में और बाहरी दुनिया के बारे में, ये दोनों धारणा और इससे संबंधित जो हमारे व्यवहार हैं, इनका निर्माण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है, वो है समाजीकरण। समाजीकरण वस्तुतः विकास की प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है और आपको पता है कि जन्म से मृत्यु तक विकास की प्रक्रिया अनवरत रूप से चलती है। यानी कि समाजीकरण की भी जो प्रक्रिया है वो भी जन्म के बाद शुरू होती है और मृत्यु तक अनवरत रूप से चलती रहती है, निरंतर चलती रहती है। चलिए आगे कुछ और बातों को देखते हैं। अब जानते हैं कि समाजीकरण के प्रकार कौन कौन से हैं। समाजीकरण दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी सोशलाइजेशन यानी कि प्रारंभिक समाजीकरण और सेकेंडरी सोशलाइजेशन यानी कि माध्यमिक समाजीकरण। सबसे पहले समझते हैं कि प्राइमरी सोशलाइजेशन क्या होता है। यह जन्म के साथ ही प्रारंभ हो जाता है। बचपन के प्रारंभिक कुछ वर्षों में स्वयं के बारे में जो अवधारणा बनती है वो सामान्यतः जीवन पर्यंत कायम रहती है। ये जो प्राइमरी सोशलाइजेशन है, ये बच्चे का तभी शुरू हो जाता है जबकि उसका जन्म होता है। शुरुआती कुछ वर्षों में अपने परिवार में, अपने फैमिली मेंबर्स के बीच वो जिस प्रकार के व्यवहार को देखता है, जिस प्रकार के व्यवहार के बीच वो बड़ा होता है, उन व्यवहारों को वो अप्रत्यक्ष रूप से सीखता चला जाता है और यहां उसका प्राइमरी सोशलाइजेशन हो रहा होता है। इसलिए कहा जाता है कि बचपन में बच्चे की परवरिश जिस माहौल में होती है वो उसके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। बचपन के प्रारंभिक कुछ वर्षों में बच्चा जिन चीजों को सीखता है, अपने व्यवहार में जिन चीजों को उतारता है, वो सारी चीजें जीवन पर्यंत कायम रहती है। अगर इन दिनों में, इन वर्षों में बच्चों का जो सराउंडिंग है, जो आसपास का वातावरण है, वो यदि पॉजिटिव होता है, यदि अच्छी बातें उसके आसपास होती हैं, तो उसका भी व्यवहार पॉजिटिव होता है। और अगर वह नकारात्मक परिवेश में बड़ा हो रहा होता है तो उसके व्यवहार में भी वो नकारात्मक बातें बिल्कुल बैठ जाती हैं। यदि बचपन में उसे स्वयं के प्रति नकारात्मक भाव आ जाते हैं तो वह कभी भी आत्मविश्वास नहीं बना पाता है। इसलिए बचपन के शुरुआती वर्ष काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इसके बाद देखते हैं कि सेकेंडरी सोशलाइजेशन क्या होता है। जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है और बाहरी दुनिया, बाहरी समाज के संपर्क में आता है, तो वह समाज में अपने विभिन्न भूमिकाओं के अनुरूप व्यवहार सीखना प्रारंभ कर देता है। किसके साथ उसे कैसा व्यवहार करना है, मित्र के साथ कैसा व्यवहार करना है, शिक्षक के साथ कैसा व्यवहार करना है, तो इन अलग अलग भूमिकाओं के अनुरूप वो व्यवहार सीखना प्रारंभ कर देता है। और ये जो सेकेंडरी सोशलाइजेशन की प्रक्रिया है, ये जीवन पर्यंत चलती रहती है। तो ये थे समाजीकरण के दो प्रकार। चलिए आगे देखते हैं। समाजीकरण के जिन दो प्रकारों को हमने देखा, वहां किन किन कारकों के द्वारा, किन किन एजेंट्स के द्वारा
समाजीकरण की प्रक्रिया की जा रही थी, उन्हें हम समाजीकरण के कारक कहते हैं। और ये है फैमिली, जो कि बच्चे का परिवार होता है, शिक्षा, कैसी शिक्षा मिल रही है बच्चे को, वो काफी महत्वपूर्ण है। बच्चा किस संप्रदाय में रह रहा है, उस संप्रदाय के जो व्यवहार होंगे, उस संप्रदाय के जो नियम कायदे होंगे, वो उसका समाजीकरण करेंगे। भाषा भी एक कारक है समाजीकरण की। इकोनॉमिक स्टेटस, आर्थिक स्थिति कैसी है, ये भी बच्चे के सोशलाइजेशन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। समाज के कौन कौन से नियम हैं, हर एक समाज का अपना अलग अलग नियम होता है। जो नियम यहाँ आपको भारत के समाज में दिख रहे हैं, ऐसे ही नियम आपको इंग्लैंड के समाज में दिखेंगे, ऐसा आवश्यक नहीं है। इसके अलावा मीडिया भी समाजीकरण का एक काफी महत्वपूर्ण कारक है और इसकी महत्ता तो आजकल बढ़ती ही जा रही है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम जानेंगे समाजीकरण के विभिन्न सिद्धांतों को। यहां 3 सिद्धांत काफी प्रमुख हैं। ब्रोनफेन-ब्रेनर का पारिस्थितिकी मॉडल सिद्धांत, जिसे कि इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी कहते हैं। कूले का आत्मदर्पण सिद्धांत, जिसे कि लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी कहते हैं। ये लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी जो है कूले की, ये काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो मैं और मुझे का सिद्धांत है, जिसे कि मीड ने दिया है, आई एंड मी थ्योरी ऑफ G.H. मीड, इसे भी देखेंगे हम। मैं और मुझे के सिद्धांत को ही आत्म और तदात्म का सिद्धांत भी कहते हैं। तो चलिए इन सब को एक एक कर देखते हैं। ब्रोनफेन-ब्रेनर का पारिस्थितिकी मॉडल सिद्धांत, यानी कि इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी। इस सिद्धांत से हमें विकास के क्रम में बच्चों में होने वाले बदलावों तथा उन पर पड़ने वाले पर्यावरण के प्रभावों को समझने में मदद मिलती है। यहां मुख्य रूप से यह बताया गया है कि बच्चे के विकास में उसके आसपास की दुनिया कैसे प्रभावित करती है। बच्चे का जो विकास है वो कैसे प्रभावित होता है अपने सराउंडिंग्स से, उसे समझाया गया है इस सिद्धांत के द्वारा। यह बताया जाता है इस सिद्धांत में कि विकास पर पर्यावरण का काफी गहरा प्रभाव पड़ता है। चलिए समझते हैं इस सिद्धांत को। यहां पर आपके सामने एक डायग्राम है और ये वो मॉडल है जिसे कि ब्रोनफेन-ब्रेनर ने दिया था। देखिए यहां सबसे सेंटर में उस बच्चे को रखा गया है जो कि वो इंडिविजुअल है। जो ये इंडिविजुअल है वो कौन है, वो चाइल्ड जो है वो बीच में रखा गया है, सेंटर में रखा गया है। और उसके आसपास की दुनिया बताई गई है यहाँ कि कैसे उसे प्रभावित करती है। देखो जो उसके सबसे आसपास, सबसे करीब में जो है वो है माइक्रो सिस्टम। माइक्रो सिस्टम बच्चे के सबसे नजदीक में है। और माइक्रो सिस्टम में कौन आते हैं, फैमिली, फ्रेंड्स, स्कूल, यानी कि जो बच्चे का परिवार है, जो मित्र हैं और जो विद्यालय है, ये सब उसे सबसे पहले और सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। इसके अलावा कुछ चीजें उसे नेचुरली पहले से ही प्रभावित कर रही होती हैं, जैसे कि उसका जेंडर क्या है, उसकी उम्र क्या है और उसका स्वास्थ्य कैसा है। ये चीजें तो इनहेरेंटली उसे प्रभावित करती ही हैं। माइक्रो सिस्टम के बाद आता है मीजो सिस्टम। और मीजो सिस्टम क्या है, यह है इंटरेक्शन बिटवीन माइक्रो सिस्टम एलिमेंट्स, यानी कि माइक्रो सिस्टम के जो तत्व होते हैं, यानी कि फैमिली, फ्रेंड्स, स्कूल, इनके बीच जो आपसी अंतःक्रिया होती है उसे हम मीजो सिस्टम कहते हैं। मान लो कि किसी बच्चे के पेरेंट्स और उसके टीचर्स के बीच का जो व्यवहार है, मान लो पेरेंट टीचर मीटिंग में बच्चे के माता पिता शिक्षकों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, तो यहां आप देख रहे हो कि फैमिली और स्कूल का क्या हो रहा है, एक अंतःक्रिया हो रही है। तो इसे हम किस में रखेंगे, मीजो सिस्टम में रखेंगे। बच्चे की फैमिली और उसके फ्रेंड्स के बीच कैसा व्यवहार है, ये किस में आता है, मीजो सिस्टम में आता है। यानी कि माइक्रो सिस्टम के एलिमेंट्स का जो इंटरेक्शन है उसे हम किस में रखते हैं, मीजो सिस्टम में। इसके बाद आता है एक्सो सिस्टम। एक्सो सिस्टम क्या है, ये जो इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है बच्चे पर, जो अप्रत्यक्ष प्रभाव होता है किसका, मीडिया का। जो आसपास की मीडिया है वो डायरेक्टली तो बच्चे को प्रभावित नहीं करती है, लेकिन बच्चे एडवर्टाइजमेंट देख करके, अलग अलग खबरों को देख सुन करके प्रभावित होते हैं उससे। वो किस में आता है, एक्सो सिस्टम में। पेरेंट्स का जो वर्क प्लेस है, ये सब बच्चे को क्या करता है, इनडायरेक्टली प्रभावित करता है। और ये सब किस में आता है, एक्सो सिस्टम के अंतर्गत आता है। इसके बाद बात करते हैं मैक्रो सिस्टम की। और मैक्रो सिस्टम क्या है, बच्चा किस संस्कृति में पल बढ़ रहा है।
सोशियो इकोनॉमिक लॉज कैसे हैं, जो सामाजिक आर्थिक नियम हैं वो क्या है, वो जिस समाज में रह रहा है उसका इतिहास कैसा है, इन सारी चीजों का भी अप्रत्यक्ष या फिर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है बच्चे के ऊपर। तो ये सब कहां आते हैं? मैक्रो सिस्टम में आते हैं। और सबसे बाहर आता है क्रोनो सिस्टम। क्रोनो सिस्टम क्या है? कोई भी व्यक्ति अपने पूरे जीवन पर्यंत, पूरे जीवन काल में जिन जिन बदलावों से गुजरता है, जो कुछ बड़े बदलाव होते हैं, जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण, मान लो कोई बच्चा अपने बचपन के शुरुआती वर्षों में है और उसके पेरेंट्स में डिवोर्स हो जाता है, तो ये जो प्रभाव है ये सब किस में आ जाएगा? क्रोनो सिस्टम में आएगा। वो जिस समाज में रह रहा है वहां का क्या सोशियो हिस्टोरिकल चेंज उसमें हो रहा है, ये सब किस में आता है? क्रोनो सिस्टम में आता है। यहां आपने देखा कि बच्चे के ऊपर उसके आसपास के पूरे पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है। कुछ प्रभाव प्रत्यक्ष होते हैं और कुछ प्रभाव कैसे होते हैं? अप्रत्यक्ष होते हैं। इस मॉडल के द्वारा यही बताया गया है कि जो बच्चे का विकास होता है वो प्रभावित होता है किन चीजों से? आसपास के पर्यावरण से। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। कूले का आत्मदर्पण सिद्धांत, लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी ऑफ C.H. कूले। इस सिद्धांत के अनुसार कोई भी व्यक्ति स्वयं के बारे में अपनी अवधारणा, यानी कि वो अपने बारे में क्या सोचता है, अपनी इस सोच के आधार पर बनाता है जैसा वह सोचता है कि दूसरे लोग उसके बारे में सोचते हैं। According to the looking glass self theory, individuals base their sense of self on how they believe others view them। फिर से समझते हैं, कोई भी व्यक्ति अपने बारे में क्या सोचता है, ये अवधारणा वो इस आधार पर बनाता है जैसा कि वो सोचता है कि दूसरे लोग उसके बारे में सोच रहे हैं। अगर हम इस बात को कूले के अपने शब्दों में देखें तो वो कहते हैं, मैं वो नहीं हूं जो मैं स्वयं अपने बारे में सोचता हूं, और ना ही मैं वो हूं जो तुम मेरे बारे में सोचते हो। मैं वो हूं जो मैं सोचता हूं कि तुम मेरे बारे में सोचते हो। थोड़ा सा उलझाऊ है। यहां देखते हैं कूले क्या कह रहे हैं। आई एम नॉट व्हाट आई थिंक आई एम, आई एम नॉट व्हाट यू थिंक आई एम, आई एम व्हाट आई थिंक यू थिंक आई एम। यानी कि मैं स्वयं के बारे में जो सोचता हूं मैं वो नहीं हूं, तुम मेरे बारे में जो सोचते हो वो भी मैं नहीं हूं, मैं वो हूं जो मैं सोचता हूं कि तुम मेरे बारे में सोचते हो। यह सिद्धांत हमें बताता है कि स्वयं के बारे में अवधारणा एकांत में नहीं बल्कि सामाजिक व्यवस्थाओं के साथ अंतःक्रिया के द्वारा निर्मित होती है। यह काफी महत्वपूर्ण है। यदि आप एक शिक्षक के दृष्टिकोण से देखें तो भी यह काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप बच्चे के प्रति कैसा व्यवहार रखते हैं ये कहीं ना कहीं उस बच्चे की जो अपने बारे में अवधारणा है उसे बनाने में मदद करेगी। यदि आप उस बच्चे को फील कराते हैं अपने बारे में निगेटिव, यदि आप बच्चे को बार बार ऐसा फील कराते हैं कि वो पढ़ने में कमजोर है, वो अच्छे तरीके से नहीं पढ़ सकता है, तो वो स्वयं के बारे में ऐसे ही अवधारणा बना लेगा और वो परमानेंट हो जाएगी वो अवधारणा। तो इसलिए कहा जाता है कि बच्चे को हमेशा पॉजिटिव फीडबैक देना चाहिए, उसे हमेशा उसके बारे में पॉजिटिव कॉन्सेप्ट बनाने में, सकारात्मक अवधारणा बनाने में मदद करनी चाहिए। आई थिंक आपको ये थ्योरी समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से। चलिए आगे देखते हैं। मैं और मुझे का सिद्धांत, जिसे कि दिया था G.H. मीड ने, इसे ही आत्म और तदात्म का सिद्धांत भी कहते हैं। यह समझना काफी आवश्यक है, आत्म और तदात्म का सिद्धांत। यदि आप इसे ध्यान से सुनेंगे तो आसानी से समझ पाएंगे। ध्यान से सुनिएगा। G.H. मीड जो थे वो एक दार्शनिक एवं मनोवैज्ञानिक होने के साथ साथ एक शिक्षक भी थे। तो बच्चों के साथ इनका जो इंटरेक्शन होता था, जो अंतःक्रिया होती थी, उनके बेसिस पर इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी। इस पुस्तक में उन्होंने बहुत कुछ बताया कि बच्चे में आत्मचेतना का विकास कैसे होता है, बच्चे खुद के बारे में जो अवधारणा बनाते हैं वो कैसे बनती है, इस बारे में काफी सारी बातें इन्होंने की थी। चलिए समझते हैं इसे। यहां मीड ने बताया कि आत्मचेतना का जो विकास होता है, यानी कि मैं और मुझे का जो विकास होता है, यह 3 चरणों में होता है।
सबसे पहला चरण जिसे कि कहा गया है प्रिपरेटरी स्टेज, जो कि जन्म से लेकर 2 वर्ष तक का होता है। इसमें बच्चे को यह पता नहीं होता है कि वो क्या कर रहा होता है, वो अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा उसे जो कुछ भी अच्छा लगता है वो कर रहा होता है। इसके बाद का जो स्टेज है जिसे कि क्रीड़ा स्तर कहा गया है या फिर प्ले स्टेज कहा जाता है, ये 2 से 6 वर्ष के बीच का होता है और बच्चे यहाँ पर अलग अलग लोगों का रोल प्ले करने का नाटक करते हैं। बच्चे खेल खेल में कभी डॉक्टर बनने का नकल करते हैं, कभी सिपाही, कभी पुलिस बनने का नकल करते हैं या अपने बड़ों का नकल उतारने का प्रयास करते हैं। और जब बच्चे 7 वर्ष से अधिक आयु के हो जाते हैं तो जो नया स्टेज आता है उसे गेम स्टेज या खेल स्तर कहा गया है और यहाँ पर ये पूरी तरह से पूर्ण हो जाता है। यहाँ पर बच्चे अलग अलग प्रकार के रोल को समाज में कैसे प्ले करना है वो पूरी तरह से सीख जाते हैं। बच्चे ये समझ चुके होते हैं कि समाज में विभिन्न परिस्थितियों में अलग अलग लोगों के सामने उसे किस प्रकार का व्यवहार करना है। चलिए देखते हैं ये मैं और मुझे से क्या तात्पर्य है। तो यहां जो इन 3 स्तरों से होकर आत्मचेतना का विकास होता है, इसके 2 परस्पर संबंधित अंग होते हैं। किसके? आत्मचेतना के। आत्मचेतना के 2 परस्पर संबंधित अंग होते हैं, मैं और मुझे। ये दोनों आत्मचेतना के अंग हैं, यानी कि खुद के बारे में जो अवधारणा होती है, जो सेल्फ के बारे में कॉन्सेप्ट होता है, उसके ये 2 अंग बताए गए हैं जीएच मीड के द्वारा। और दोनों अंग परस्पर संबंधित होते हैं, दोनों अलग नहीं हैं, दोनों आपस में रिलेटेड होते हैं। बच्चों के अंदर मैं का विकास पहले हो चुका होता है। जब वह मैं दूसरों के संपर्क में आता है तो दूसरों की नजरों में खुद को देखने की कोशिश करता है और इस तरह से बच्चों में मुझे का विकास होता है। समझो मैं क्या कह रहा हूं यहां। बच्चों में बचपन से ही अपने बारे में जो उसकी वैयक्तिक धारणा होती है, जो उसके इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट होती है खुद के बारे में, उसे यहां पर मैं कहा गया है। बच्चा स्वयं के बारे में जो सोचता है नेचुरली, वो यहां मैं कहा गया है उसे। और जब बच्चा समाज में आकर लोगों से व्यवहार करता है और फिर उस व्यवहार पर लोगों का जो रेस्पॉन्स होता है, उसके आधार पर वो मुझे का निर्माण करता है। वो ये समझ पाता है कि समाज में उसका जो मैं का स्वरूप है, उसका जो इंडिविजुअल फॉर्म है, उसका जो अपना ओरिजिनल रूप है, उसके प्रति समाज किस तरीके से व्यवहार कर रहा है। एक शिक्षक होने के नाते ये समझना काफी आवश्यक है। तो यहां पर मैं का विकास पहले होता है और मुझे का विकास जो होता है वो इस पर आधारित होता है कि समाज के लोग इसके मैं वाले रूप के ऊपर किस तरीके से रेस्पॉन्स करते हैं। कहा गया है कि मैं जो है वो आत्मचेतना का वैयक्तिक पक्ष है, इंडिविजुअलाइज्ड एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ कहा गया है, और मुझे जो है ये आत्मचेतना का समाजीकृत पक्ष है। आई थिंक आपको ये थ्योरी समझ में आ गई होगी। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। ये जो मैं है ये बच्चे का ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है खुद के बारे में, और जो मुझे है वो समाज के रेस्पॉन्स पर आधारित खुद का इमेज है बच्चे के मन में। तो समाजीकरण के इस पूरे वीडियो में हमने किन चीजों को देखा उसे यहां समराइज्ड फॉर्म में देखते हैं। सबसे पहले हमने समाजीकरण के अर्थ को समझा, समाजीकरण क्या होता है। फिर हमने समाजीकरण के प्रकार को देखा, प्राइमरी और सेकेंडरी सोशलाइजेशन क्या होता है, इनके कौन कौन से एजेंट्स होते हैं हमने उन्हें भी देखा। इसके बाद हमने समाजीकरण के सिद्धांतों को देखा, जहाँ की ब्रोनफेन-ब्रेनर का इकोलॉजिकल सिस्टम सिद्धांत था। फिर आत्मदर्पण सिद्धांत, लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी C.H. कूले की, उसे देखा हमने। और फिर मीड का मैं और मुझे का सिद्धांत, आई एंड मी थ्योरी को देखा। आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, कैसा लगा कमेंट में बताएं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फ़ायदा पहुंच सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जिससे कि आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।